बिहार में यूँ तो नक्सली आंदोलन या जो नक्सल आंदोलन में लगे लोग थे अब तो सब शिथिल हो गया है, लेकिन अभी भी नक्सलियों के बारे में जो सबसे बड़ी घटना को याद किया जाता है वो है जहानाबाद जेल ब्रेक। उस घटना के जो सबसे मुख्य आरोपी रहे थे अजय कानू। अजय कानू ने करीब 17 वर्षों तक बिहार के अलग अलग जेलों में बिताया। आजकल वो जेल से रिहा हो चुके हैं। करीब 38 से 39 मामलों में उन्हें जमानत मिली है, एक्विटल भी बहुत सारे मामलों में मिला है और कई सारे मामले अभी भी न्यायालय के पास विचाराधीन हैं। हमारे साथ खुद अजय कानू हैं। अजय कानू जी, एक चीज़ बताइए, इस बिहार में या पूरे कहिए तो पूर्वी भारत में आप सबसे ड्रेडेड माने जाते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सचमुच में मैं पहले स्टूडेंट लाइफ से आप देखिएगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अपने कॉलेज का अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन हमारे क्षेत्र में सामंतों और जमींदारों का इतना दबदबा था कि मुझे लगा कि सचमुच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो जिसमें अध्ययन किए तो हमको लगा कि आरएसएस बीजेपी का ये छात्र संगठन है, तो मैं वहाँ से वामपंथी विचारधारा की ओर बढ़ा। अब देखेंगे कि खास करके मगध के क्षेत्र में सामंतों का इतना दबदबा था, जैसे न्यूनतम मजदूरी के सवाल पर, सीलिंग रेट से फालतू ज़मीन के सवाल पर, गैर मजरूआ ज़मीन के सवाल पर हम मजदूर किसानों को एकताबद्ध करना शुरू किए। और तो जब एकताबद्ध जो कानून में ये है न्यूनतम मजदूरी इतना देना है तो देना है, सीलिंग से फालतू ज़मीन सरकार खुद जब्त करके गरीबों के बीच में, भूमिहीनों के बीच में बंटना था, वो काम सरकार नहीं की। तो हम लोग जनता को गोलबंद करके मजदूर किसान भूमिहीनों के बीच में वितरण करवाए। शोषित उत्पीड़ित जनता के लिए, शोषक उत्पीड़क के खिलाफ हम लोग संघर्ष चलाए। और मीडिया वाले का ही देन है कि जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ तो उसमें मास्टरमाइंड अजय कानू को बना दिया गया। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति कितना पावरफुल रहेगा, जो व्यक्ति खुद जेल में कई वर्षों से अंदर है, नक्सलियों के द्वारा जहानाबाद जेल पर हमला किया गया, हजारों गोलियां चल रही थी, सारे लोग भाग गए, उसमें मैं भी उन लोग के साथ बाहर चला गया। नहीं, लेकिन उसकी घटना के पीछे कारण क्या था? क्योंकि आप तो जहानाबाद जेल में ही थे। घटना के पीछे बाद में मुझे मालूम हुआ कि सरकार का काम है क्रांतिकारियों को पकड़ कर जेल में डालना, और क्रांतिकारियों का काम है कि क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाना, जो मुझे बाद में मालूम हुआ। उस दिन क्या घटना हुई थी? आप तो जेल के अंदर थे, क्या हुआ? बाहर में 9, सवा 9, साढ़े 9 के करीब बहुत अचानक गोलाबारी शुरू हो गई। चारों तरफ से इतना आवाज़ आने लगा, सारे हम लोग दहशत में हो गए कि क्या हो रहा है। गेट के पास पूरा इतना धूम धमाका बम ब्लास्ट हो रहा है, तो सारे लोग हम लोग दहशत में आ गए। और जैसे गेट खुला, एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं रहा। एक पागल भी रहता है ना उसमें, वो भी पागल लोग भी, विचित्र लोग भी रहते, सारे के सारे लोग वहाँ से पलायन कर गए। तो आप लोग कहाँ गए? जेल से जाके आप लोग कहाँ गए? अभी तो हम शोषित उत्पीड़ित जनता के बीच में, मजदूर किसान के बीच में, हम जनता के बीच में चले गए। नहीं, लेकिन कभी डर नहीं लगा? देखिए, बात है जब आप क्रांतिकारी लाइन में प्रवेश कीजिएगा, है ना, तो एक ऐसी है क्रांति हिंसात्मक करवाई है ना। कोई लेख लिखने या किताब पढ़ने की नहीं है, हिंसात्मक करवाई है। और जब आप एक सत्ता को, माने जनसेना के बदौलत, है ना, जनता के बदौलत आप तख्ता पलट करने की बात करती है, तो कभी भी आपको जेल के सलाखों में सड़ना पड़ेगा, गोली का शिकार होना पड़ेगा, न्यायालय के द्वारा फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है। उसी का परिणाम है कि मैं 18 साल तक जेल में इस सलाखों में रहा। 18 साल तक जेल में कैसे बिताया? किताब पढ़कर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महान पुरुषों का किताब जो है पढ़कर, माओ से तुंग, लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, सारे जो भी किताब जो है क्रांतिकारी विचारधारा, मैं ज़्यादा किताब जो है भगत सिंह का पढ़ा, राहुल सत्यान का किताब पढ़ा। बैलेट ज़्यादा अच्छा है या बुलेट ज़्यादा अच्छा है? देखिए, उसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जिसको माने इच्छा है कि बैलेट से ही देश में परिवर्तन होगा, तो उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। अब परिवर्तन देख लीजिए कि पहले
रुपया का क्या वैल्यू था, जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय क्या है, और आज डॉलर के मुकाबले क्या है। अगर जनता को लगती है कि बुलेट से ही अगर परिवर्तन होता है तो एक दो आदमी को विरोध करने से क्या होगा। आप मानते हैं ना कि बुलेट ज़्यादा अच्छा है, मतलब बैलेट ज़्यादा अच्छा है बुलेट से? देखिए आज की परिस्थिति में, अब सच ईमानदारी से कहूँ, मुझे भी लगा कि चाइना के क्रांति और रशियन क्रांति और विभिन्न जगह क्रांति के बारे में और महान क्रांतिकारी दार्शनिक लोग जो थे उनको बुक पढ़ने के बाद लगा कि सचमुच में भारत में परिवर्तन होना चाहिए। कैसा? वो रिवोल्यूशन होना चाहिए। किस? मैं तो बता दिया, एक कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए, जनसेना होना चाहिए और संयुक्त मोर्चा होना चाहिए। विभिन्न जन संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा होगा, तभी देश में क्रांति होगी। जो भारत में लगा कि हो जाएगी क्रांति, लेकिन फिलहाल हमको नहीं लगता है कि देश में क्रांति हो जाएगी। हो सकती है, माने जो सिद्धांत दिया गया है वो कभी मरता नहीं है, विचारधारा कभी मरता नहीं। लेकिन आज की परिस्थिति में जिस तरह से ये सरकारें जो है धार्मिक मुद्दा उठाकर, एक सरकार जो है धार्मिक मुद्दा उठाता है, एक सरकार जो कहता है हम गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर गरीबों के लिए सब कुछ करते हैं तो एक लाखों करोड़ों बेरोजगार गरीब लोग रोड पर घूमते फिरते चल रहे हैं। आप देख लें बिहार में क्या स्थिति है, लाखों लाख बीटेक किया हुआ छात्र रोड पर घूम रहा है, कोई रोजगार नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी बने हैं, मुफ्त का अनाज मिल रहा है, भारत का नाम इतना ऊंचा हो रहा है। मुझसे अगर ऐसा सवाल का जवाब चाहिए, मुझे लगता है कि आप एक तरफ आप तो घर से अनाज नहीं दे रहे हैं, आप विदेश से कर्जा लेके मजदूर को दे रहे हैं। मेरा कहना है कि चीनी में लिपटी हुई गोली जब आप खाएंगे तो सचमुच में खाने में मीठा लगेगा, लेकिन उसका असर जो है जहर जैसा है। ये 5 किलो दिया जा रहा है तो लोग खाने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा, क्योंकि आप विदेश से कर्ज ले रहे हैं तो एक न एक दिन देश को कर्ज लौटाना पड़ेगा ब्याज के साथ। देखिए, आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं या नहीं करते? देखिए फिलहाल लोकतंत्र, अगर सचमुच में लोकतंत्र है तब, लोक का तंत्र है तो विश्वास है। लोकतंत्र मान लोक का अगर तंत्र है तो कोई नहीं विश्वास करेगा, अभी विश्वास करेंगे सब लोग विश्वास। लोक का तंत्र होना चाहिए, लोक का तंत्र। लेकिन लोकतंत्र में देख रहे हैं क्या है, ज़्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन लोक का तंत्र होना चाहिए, जनता का तंत्र होना चाहिए। चुनावी राजनीति में आप विश्वास करते हैं या नहीं? देखिए चुनावी राजनीति में अभी तक तो हम कहीं से अपना ये नहीं है, और जो अभी चल रहा है देश की हालात जो है, मैं सचमुच में बहुत चिंतित हूँ व्यक्तिगत तौर पर। देश कहाँ जाएगा, देश कहाँ जाएगा, जरूर चिंता होती है कि जहाँ इतना संसाधन रहते हुए भी यहाँ दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ती जा रही है, नौजवानों का बेरोजगारी बढ़ रहा है। हमको फिलहाल कोई सरकार से हमको ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा है कि कोई सुधार का, अगर सुधार हो जाता है तो मैं सचमुच में धन्य मानूंगा सरकार को जो सुधार करे कम से कम। एक बेसिक सवाल पूछते हैं, आप यहाँ के सबसे ड्रेडेड नक्सल लीडर माने जाते थे। ये सब आप लोग का देन है, किसी भी व्यक्ति को अर्थ से फर्श पर पहुँचा देना, फर्श से अर्थ तक पहुँचा देना, ये सब मीडिया वाले का ही। लेकिन जेल में भी तो आप सरकार को मतलब ये काफ़ी परेशान करते थे, काफ़ी आंदोलन करते थे। देखिए सरकार का एक हिस्सा, एक पार्ट, हम जेल अथॉरिटी से, हम उनसे जेल मिलवन के अनुसार हमको भोजन चाहिए, चिकित्सा चाहिए, है ना, तो उस पर हम उन पर मुद्दा को लेकर हम लगातार 8 दिन 10 दिन भूख हड़ताल जनता को लेकर जरूर किया हूँ। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जितना जेल मिलवन में जितना अनाज डाइट है, अगर उतना दे दिया जाए तो मतलब बाहर से अंदर ज़्यादा ये है, सुविधा है, ज़्यादा सुविधा है। लेकिन कोई आज तक जेल अथॉरिटी, कोई ईमानदार प्राधिकारी नहीं मिले, कोई नहीं। और सबके खिलाफ, चाहे वह दलित सुप्रिटेंडेंट हो या अति पिछड़ा का हो या स्वर्ण जाति को, सारे के खिलाफ आंदोलन किया हूँ, इतिहास है। और आंदोलन का ही देन है कि जहानाबाद जेल से उठाकर भागलपुर के तृतीय खंड में रखा गया, 2 बार नहीं 3 बार, 1-2 बार नहीं 3 बार बेर में आंदोलन किए, 3 बार। और एक बात और बता देता हूँ
हम 2002 में बेल पर बाहर आए तो इलाके के सामंत भू माफिया जब फर्जी केस में फंसाकर फिर भागलपुर, और आप लोग खास करके मीडिया वाले पूरा ये एक्ट लगना चाहिए, ये एक्ट लगना चाहिए, जबकि मैं जेल में रहते हुए मेरे ऊपर कोई केस नहीं लगा था, कोई केस नहीं, न किसी को धमकाने का, न किसी को गाली गलौज करने का, न मारने का, न कुछ नहीं। मैं शांतिपूर्वक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जरूर किया हूँ और किताब पढ़ कर मैं 18 साल जीवन व्यतीत किया। एक बार फिर से हम आते हैं जहानाबाद जेल ब्रेक में। आप उस समय थे, आखिर क्या हुआ था जेल के अंदर कि जेल ब्रेक करने का नौबत आया? ये तो पार्टी से पूछिए, माओवादी लोग से पूछिए, हम तो अंदर थे, हम क्या जानते हैं कि जेल ब्रेक कैसे हुआ। फटक टूटा, सारे लोग शायद आप भी रहते उस जेल में, गोलीबारी हजारों की संख्या में, सैकड़ों गोलियां चलती रहती, तो शायद आप भी भाग जाते हैं। कोई व्यक्ति नहीं रुका वहाँ। जेल के बंदी बाजार में, बाजार की जनता जो है जेल के अंदर घूमने के लिए, कोई नहीं रह सकता है जहाँ गोला बारूद चल रहा है। आप सोच सकते हैं क्या ऐसा नौबत आ गया था जेल के अंदर, क्या ऐसा परिस्थिति? देखिए, हम हमको एक लाइन में बोल दी है। बाहर आने के बाद मुझे पता चला कि सरकार का काम है क्रांतिकारियों को पकड़ कर जेल में रखना, और क्रांतिकारियों का काम है कि वैसे साथी जो जेल में बंद है क्रांतिकारियों को जेल से बाहर निकालना। ये तो पहले मैं बता चुका हूँ। लेकिन नक्सली आंदोलन में शामिल होना या जो भी आप कर रहे थे उसका आपको कभी खेद हुआ? देखिए, उस समय आप सचमुच में आप देखेंगे तो 1983 में मेरा एक छोटा भाई, एक चचेरा भाई को गांव के लठई जमींदार का लठई गोली मार दिया। मैं थाने में गया, केस नहीं लिया गया और उल्टे केस में हमको फंसा दिया गया। मैं उस समय 8 क्लास का स्टूडेंट था। किसी तरह से हम जहानाबाद में ग्रेजुएशन कर रहे थे, वहाँ भी समांतो जमींदारों के द्वारा मुझे तंग तबाह किया गया। मैं घर आना जाना छोड़ दिया और बीए की परीक्षा देने के बाद हम अपना जीविका उपार्जन के लिए जो भी कहिए हम ट्यूशन पढ़ाने लगे। और एक नबीलवान विद्या निकेतन विद्यालय जो है, आवासीय विद्यालय, वो हम पार्टनरशिप में स्कूल को खोले थे। लेकिन वहाँ भी समांती लोग हमको मतलब बहुत तंग तबाह किया। तो मुझे लगा कि स्वाभिमान बेच कर जीना से अच्छा है भगत सिंह के रास्ते पर थोड़ा चल कर देखते हैं, कष्ट जरूर होगा। और फिर तो आपके सामने अब तो आपको कोई परेशान नहीं करता होगा? अब तो आपको तो फिलहाल बता दें, भूमाफिया जो है इस सरकार में, नीतीश जी के सरकार में, नीतीश जी का जो दुलरुआ है, जो चुनाव में पैसा लगाता है, फर्जी केस में मुझे फंसाया गया। मैं भागलपुर 11 महीने जेल में रहा, फिर बाहर आया। आप अब कह सकते अभी आप क्या कर रहे हैं? आपको सवाल तो ये होना चाहिए, आप अभी क्या कर रहे हैं? ये सवाल नहीं कर रहे हैं आप, खाली जेल ब्रेक क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको सचमुच में हम आपकी ईमानदारी से बताऊं, आप देखिएगा मेरा वीडियो। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा, जो 110 जाति का हम संघर्ष मोर्चा बनाए हैं, और प्रदेश का संयोजक जो है वो प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी हैं, जो राजद के पहले एमएलसी थे। मैं सह संयोजक हूँ। और जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से, जननायक कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा के लिए आरक्षण दिए हैं, तो हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से 2 अक्टूबर से पैदल यात्रा करके 7 अक्टूबर को पटना के मिरर हाई स्कूल में हजारों हजार की संख्या में हम लोग सम्मेलन किए, और जिसमें हमारी 5 मांगें थी। पहला मांग कि नीतीश कुमार जी 2015 में अपेक्षाकृत 3 जातियों को अति पिछड़ा में शामिल कर दिए, तेली, तमोली और डांगी। तो हम लोग का पहला मांग है कि तेली, तमोली, डांगी को अति पिछड़ा से अलग कर दिया जाए। हम विरोध नहीं कर, अलग किया जाए और पृथक ग्रुप बनाकर उनको आरक्षण दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी मांग है कि आए दिन अति पिछड़ा पर मारपीट, गाली गलौज, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उसको रोक लगाने के लिए एसी एसटी के तर्ज पर अति पिछड़ा के लिए भी अत्याचार निवारण कानून बनाया जाए। और तीसरी मांग जो है कि अति पिछड़ा का जो चुनाव में है 20%, भाई आज के डेट में हम लोग अति पिछड़ा 36%, तो 36% हम लोग को दिया जाए। और बीजेपी की सरकार 2017 में रोहिणी कमीशन आयोग का जो गठन किया था, उसका है कि भाई उसका रिपोर्ट जो है सार्वजनिक करके काम किया जाए।
और पांचवा मांग जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर, मोहम्मद कहीम अंसारी, पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस बात को लेकर हम लोग 5 सदस्यीय जो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मेरी पूरी बात तो आप सुनिए, हाँ बोलिए। पूरी बात को खत्म करनी दीजिए। तो ये 5 सूत्री मांगों को लेकर नीतीश जी को लेटर हम लोग ले, नीतीश जी हम लोग से बात करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो मैं महामहिम राज्यपाल जी को लेटर दिया। राज्यपाल जी बुलाए थे और हम लोग गए, 7 सदस्यीय कमेटी हम लोग गए, और जाने के बाद बहुत सहानुभूतिपूर्वक जो है 5 सूत्री मांग में 3 सूत्री मांग जो थी वह बिहार सरकार से थी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 मांग जो थी बिहार सरकार से थी, और चौथा और 5वां मांग वो केंद्र सरकार से थी। तो हम राज्यपाल जी से हम लोग सारे प्रतिनिधि लोग बोले कि महामहिम ये जो 5 सूत्री मांग जो है सचमुच में न्याय संगत है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी मांग को हम केंद्र सरकार में भी रिपोर्ट कर देंगे। संजोग से कुछ ही दिन के बाद आने के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई। इसके लिए मैं उनको जरूर धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अति पिछड़ा का नायक है। उनको मरणोपरांत देने की जो उस समय घोषणा की, उसी समय से हम उनको एक काम को बहुत जरूर लाइक करते हैं, जो आज तक कांग्रेस और नहीं की है। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, आज चुनाव की बात आप कर रहे हैं, बार बार चुनाव की बात करते हैं। आप नियम जान लीजिए, मुझे एक केस में सजा हो गई है, 7 साल की सजा हो गई है। जब तक हाई कोर्ट से हम बरी नहीं हो सकते चुनाव लड़ने की कोई बात। परिवार के लोगों? हाँ, परिवार पत्नी को हम अभी आप ही लोग के द्वारा हमारे पास कई वीडियो आया, यूट्यूब पर हम देखे, मेरे बारे में किया गया अजय कानू माने शोषित अति पिछड़ा का जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का सचमुच में उम्मीदवार अगर उनको देते हैं लालू यादव जी, तो 3 लाख लगभग यादव का वोट, मुस्लिम का वोट, पिछड़ा में काम किए, अति पिछड़ा में काम किए, दलित में काम किए, महादलित में 35 साल काम किए हैं, तो अजय कानू जरूर जीत सकते हैं। ये सब चलने लगा तो मैं जहानाबाद क्षेत्र में था और राजद कार्यालय से मुझे कॉल किया गया, आप लालू जी के आवास पर है। मैं गया, वहाँ लालू जी से मुलाकात थी, हम अपना परिचय दें, मैं अजय कानू जहानाबाद से। और बार बार जो आपके द्वारा ऐसे प्रत्याशी को दिया जा रहा है जो 4 बार से लगातार आ रहे हैं, आप विचार कीजिए, चिंतन मंथन कीजिए। क्या बोले लालू जी? लालू जी तो अस्वस्थ थे इशारा से। फिर उनके राजद के परिवक्ता हैं श्री शक्ति यादव जी, उन्होंने मुझसे कहा अजय जी आप बायोडाटा दे दीजिए। मैं बाहर निकला, मीडिया वाले पूछे आप लालू जी से मिले? बोले हाँ। बायोडाटा जमा किया? नहीं जमा किया हूँ। मांगा किया 1 घंटा के अंदर। मतलब अब आपका लोकतंत्र में विश्वास है? विश्वास है, तन पत्नी के लिए गए थे।